ओके, सो क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। नाउ वैसे तो ओनर और इन्वेस्टर का थोड़ा नियर अबाउट मैच करता है, बट इन सर्टेन केसेस इन्वेस्टर अलग होंगे और ओनर अलग होंगे। जैसे कि आजकल जो नए नए स्टार्टअप तुम सुन रहे हो, बहुत सारे स्टार्टअप में अंबानीज इन्वेस्ट करते हैं, टाटास, बिरलास, ये लोग सब इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर के प्रति जो जवाबदारी ना, ओनर जब बात करते हैं तो खुद मालिक नॉर्मली शायद चलाते भी होंगे, मैनेजमेंट भी खुद मोस्टली करते होंगे। सो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। सो इन्वेस्टर में नॉट मैनेज द कंपनी। जैसे फेसबुक के इन्वेस्टर्स, या अभी जो तुम्हारे जो जियो में फेसबुक ने पैसा लगाया है, गूगल ने लगाया है, बहुत सारे 8-10 लोगों ने पैसा लगाया, और 8-10 के 10 जो ग्रुप्स है वो लोग जियो को मैनेज नहीं करते। वो लोग सिर्फ हार्डकोर इन्वेस्टर्स है, वो लोग को मतलब है रिटर्न्स है। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था प्रॉपर रिटर्न्स, ठीक है ना। सो पॉइंट नंबर 1 प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। सो इसको मैं रब करके आई कैन से कि ये पॉइंट नंबर 1 होगा, समझा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ जो इन्वेस्टर है वो लोग रिस्क टेकर्स है, मतलब वो लोगों ने तुम्हारे स्टार्टअप या एग्जिस्टिंग कंपनी पे जैसे जियो पे भरोसा दिखाया है, और तुम्हारा जवाबदारी इन्वेस्टर के प्रति नॉर्मली एक कंसेप्ट होता है टॉप लाइन। टॉप लाइन मतलब सेल्स, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट। वो लोग दे आर इंटरेस्टेड इन द रिटर्न्स। वो लोग ना टॉप लाइन में इंटरेस्टेड है ना बॉटम लाइन में इंटरेस्टेड है। उन लोगों ने 100 रुपया लगाया, वो लोग बोलते हैं हमारा 20% 20 रुपया हमको दो। 15, 20, 25%, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न्स। नाउ फेसबुक जब एक्सपांड हो रहा था, जो स्पीड से ग्रो हो रहा था, तो ऑफ कोर्स पैसा कम ही पड़ रहा था क्योंकि उसका सब्सक्राइबर्स बहुत फास्ट बढ़ रहे थे। तो आज के तारीख में तो नंबर 1 फेसबुक का तो इंडिया ही है, ठीक है। जिस प्रकार से इंडिया में 40, अमेरिका का पॉपुलेशन 40 करोड़ है, आई थिंक 12-15 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, तो इंडिया में 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप, मतलब फेसबुक उतना ही पकड़ लो यूज करते हैं। तो उनको जब एक्सपांड करना था तो पैसा एंजल इन्वेस्टर्स ने दिया था। एंजल इन्वेस्टर नॉर्मली वो जो एक हाईली रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। सो एंजल इन्वेस्टर आजकल टर्म यूज करते हैं क्योंकि एंजल बन के आते हैं ना, ऐसा तो वो नाम दिया गया है। तो एंजल इन्वेस्टर का सिंपल लॉजिक है, वो लोग हाई रिस्क प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो वो लोग रिटर्न्स भी वैसा मांगेंगे। तुम्हारा सिलिकॉन वैली सुना होगा, सुना है सिलिकॉन वैली? यस सर। तो सिलिकॉन वैली का प्रोग्रेस ऐसे ही तो हुआ है। सिलिकॉन वैली में आइडियाज की कमी नहीं थी, वहां पे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था। इंडिया में वो ट्रेंड बहुत अच्छा है। जैसे इफ तुम्हारे पास एक्सेस फंड्स है, कुछ लोग लो बजट फिल्म 1 करोड़ 2 करोड़ जो है, लो बजट फिल्म 2 से 5 करोड़ के बीच में, ऐसे सोच लो लो बजट फिल्म। कुछ कुछ मराठी मूवीज तो 60 लाख में भी हो सकता है, 60 लाख करोड़ रुपए नॉर्मल है। मैं एकदम लो बजट की मूवीज बन जाते हैं उतने में। तो तुमको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो डिविडेंड के तौर पर दो, या इंटरेस्ट के तौर पर दो, या तुम कंपनी का कुछ हिस्सा दो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। नाउ जियो ने क्या किया है, जियो से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, जियो उसका सब्सिडरी है। जियो अभी तक मार्केट में शेयर्स लाया नहीं है, तो जियो में अभी से 15-20% का हिस्सा, आई थिंक 24% उन्होंने बेचा है रिलायंस ने। तो ये जो 25% में से कुछ फेसबुक कुछ गूगल ऐसे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। उनको पता है फेसबुक और गूगल वालों को कि जियो लंबे रेस का घोड़ा है, 40 करोड़ के ऊपर तो आज के तारीख में सब्सक्राइबर्स हो गए। जहां जहां वोडाफोन आइडिया खो रहा है, वहां वहां जियो और एयरटेल पा रहे हैं। बीएसएनएल का तो कुछ शेयर ही नहीं है मार्केट का, 6-7%। और गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है तो धीमे धीमे।
प्लस जियो के अक्सर कंप्लेंट रेंज का रहता है, ये सब प्रॉब्लम सुन के रहते ही है। तो आई होप पहला पॉइंट समझ में आया कि भाई तुमको रिटर्न्स देना पड़ेगा। तुम्हारा देना पड़ेगा मतलब तुम्हारा जवाबदारी है देने का। इफ तुम नहीं दे पाए तो बोलते ना, इन्वेस्टर जिस नियत से दिए थे वो भविष्य में तुमको नहीं मिलेगा। नाउ ये सबसे, बाकी एक तरफ और ये एक तरफ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है। नाउ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग बाय प्रोडक्ट है ये। इन्वेस्टर जैसे कुछ लोग नासिक के बिग शॉट जो लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग करोड़ 2 करोड़ धंधे में लगाएंगे, हमको रिटर्न दो बाकी तुम देखो। सो दे आर इन्वेस्टर्स हु विल नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, मीटिंग्स तो दूर की बात। इन रेयर केस दे विल अटेंड द मीटिंग, लेकिन जैसे कंपनी, कुछ इन्वेस्टर वुड लाइक टू नो ठीक से चल रहा है कि नहीं। सो तुमको मीटिंग बुलाना पड़ता है। मीटिंग में अगेन दो भाग होंगे, एक शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा, ठीक है ना, और दूसरा तुम इन्वेस्टर के साथ भी रखोगे। सो जो मीटिंग है, इन्वेस्टर को भी बुलाना होगा, ऑफ कोर्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना होगा, कुछ छुपाना नहीं होगा। अभी अभी जो पता चल रहा है ना, जो क्या नाम है, अनिल अंबानी ग्रुप सुना है ना, एडीएजी ग्रुप, यस सर। उस पर अभी जो इल्जाम लग रहा है ना, डेलिबरेटली पैसा उठाया, और उन्होंने, उन पर इल्जाम क्या लग रहा है, अब बैंक्स वाले रिलायंस नाम पे कर्जा देते थे, तो अनिल अंबानी जो ग्रुप है उनकी कुछ कंपनीज है, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, अभी तो लगभग सबके हालत खराब है। जो 800-900 शेयर का दाम 5 रुपए में आ जावे, सोचो क्या हालत हो जावे। तो जो अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप है, उस पर कर्जा जो लेने का इल्जाम है, वो बोलते ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, या मैनिपुलेशन मतलब जो कुछ इल्जाम लगे हैं, बैंक्स ने कुछ इल्जाम लगाया उन पे कि भाई तुमने ड्यू डिलीजेंस, बोलते हैं ना, बैंक्स ध्यान नहीं दिया, तो बैंक्स जो इन्वेस्टर है वो भी बहुत हद तक डूब गया इसमें। उनका कर्जा अभी भी लटका हुआ है, चाइना के लोग पैसा मांग रहे हैं, इंडिया के लोग पैसा मांग रहे हैं, उसकी हालत तो खराब है। तो मीटिंग्स ठीक से कंडक्ट करके यदि फैक्ट्स बताया जाए। तुमको पता है आज 8-10 साल पहले रिलायंस कम्युनिकेशन की वैल्यू कितनी थी? 40,000 करोड़। आज मुश्किल से कुछ भी वैल्यू नहीं बचा, ऐसी हालत हो गई है। मतलब 40,000 करोड़ भी ज्यादा दो, अनिल अंबानी का शेयर जो उसमें था, उसका वर्थ 40,000 करोड़ था। आज 500,000 करोड़ भी कोई देगा नहीं अनिल अंबानी के ग्रुप को, या उसके उसको तो कर्जा तो लगभग नामुमकिन जैसा हो गया है। तो कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स ठीक से रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक से बताओ क्या चल रहा है कंपनी में। हाइड एंड सीक गेम ना, ये करेंगे तो इन्वेस्टर अभी तो फंस जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में कोई नहीं आएगा। अभी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को मुझे डाउट है कोई बैंक भविष्य में पैसा देगा। तीसरा, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस। नाउ इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस मतलब नाराजगी, सिंपल से नाराजगी उनका रहेगा कि हमको ब्याज टाइम में, रिटर्न्स टाइम में नहीं मिल रहा है, और दूसरा होगा कि हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। एक सिंपल सा रहेगा कि इन्वेस्टर का नाराजगी, एक तो रिटर्न्स और एक इंफॉर्मेशन, ये दो चीजें हैं। इंफॉर्मेशन सी, इफ तुमने ठीक से रिटर्न दिया ना, इंफॉर्मेशन दे विल नॉट केयर मच अबाउट। उन लोग को अपना रिटर्न मिल गया ना, वो लोग कंपनी चलाने का इतना ध्यान नहीं देंगे। लेकिन रिटर्न्स कम है और इंफॉर्मेशन भी कम है, तो उनका नाराजगी दोनों एरिया में होगा। तुम्हारा जवाबदारी है उनको ठीक से बताया जाए। अभी रिलायंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रिलायंस ने इतने बड़े बड़े ग्रुप्स और इतने बड़े बड़े रकम लिए हैं फेसबुक, गूगल, सबसे। तो अभी चैलेंज ये है कि सबको इन्फॉर्म्ड रखना कि जियो का क्या हो रहा है। तुमको विश्वास नहीं होगा, जियो में 2 से 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और क्वार्टरली प्रॉफिट करीबन 500 करोड़ आ रहा था। अभी सीधा ही हिसाब है, इन्वेस्टर बोलेंगे कि तुम कस्टमर को सस्ते में पैक्स दे रहे हो, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है तुम्हारा? 2 लाख करोड़ में 10% होता है 20,000 करोड़, 1% होता है 2,000 करोड़। वो लोग 0.25% रिटर्न कमा रहे हैं। हिसाब समझ में है? 0.25%, हिसाब समझा? यस सर। 2 लाख करोड़ पे 500 करोड़ कितना होता है? 0.25%।
तो अभी फेसबुक सब धीरे धीरे बोलेंगे कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तुम रिटर्न, इसका मतलब साफ है कि अगले 6 महीने 1 साल में मोबाइल के जो यूसेज के रेट्स 100% बढ़ेंगे। अभी तो वोडाफोन आइडिया को तो गिनना भी नहीं चाहिए, डोमिनेंट फोर्सेस में 2 ही है, कौन 2? जियो और एयरटेल। अब दोनों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। साफ है कि अगले 3-6 महीने में तुम देखना रेट अच्छा खासा बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी इन लोग का 500 करोड़ का 2000 करोड़ फिर बढ़ के 4-5 हजार करोड़ करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया ना, रिटर्न देना पड़ेगा उनको भी। सो हैंडलिंग ग्रीवेंसेस था, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, सीधा हिसाब है भाई, तुम्हारा पैसा आया, पैसा धंधे में लगाया गया, ये रिटर्न है। अब ट्रांसपेरेंसी कब नहीं रहता है, एग्जांपल देता हूँ। जो इल्जाम विजय माल्या पे लगा, जो इल्जाम जेट एयरवेज पे लगा कि तुमने कर्जा तो लिया तुमने, लेकिन डाइवर्ट कर दिया। मतलब विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर कर्जा तो लिया था, लेकिन वो कर्जा कहीं और रूट कर दिया था। मतलब ट्रांसपेरेंसी की कमी। आज मैं होम लोन के लिए पैसा लेता हूँ ना, तो मैं, अब लॉजिक है कि बैंक बिल्डर को पैसा, बिल्डर के नाम का चेक देगा, तुमको नहीं देगा। यदि बैंक ने मेरे नाम पे चेक दिया तो मैं मिसयूज कर सकता हूँ। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, जेट एयरवेज बंद हुआ या किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुआ, इन पे ट्रांसपेरेंसी का इल्जाम लगा कि भाई तुमने ठीक से ट्रांसपेरेंट नहीं रखा धंधा। ट्रांसपेरेंट इज टू बी वेरी क्लियर कि ये तुम्हारा कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल है, ये लोन है, ये उसका एप्लीकेशन है। इन लोगों ने लोन का एप्लीकेशन ही डाइवर्ट कर दिया। पैसा आया तो सही, लेकिन वो धंधे में इस्तेमाल करने के बजाय कहीं और डाइवर्ट हो गया। ये सब पे इल्जाम है। ये कोई भी, विजय माल्या ले लो, फिर जेट एयरवेज जो बंद हो गया, और ऐसे धंधे जिन्होंने डाइवर्ट किया फंड्स, वो लोग सब लगभग बंद की हालत पे है। सो ट्रांसपेरेंसी क्लैरिटी तुमको रखना पड़ेगा। मैंने शायद प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन लिया है क्या? चलो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन भी बता दो। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? फुल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नाउ, अब फुल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का सिंपल लॉजिक है, तुम्हारा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें ही तुमने मॉडिफाई कर दिया तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन तो गलत होगा, फ्रॉड होगा। सो जो भी रिपोर्ट, सर्कुलर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है, कंपनी की जवाबदारी सिंपल है कि एवरी टाइम कुछ प्रोसीजरल पार्ट, एनीथिंग विच इज शोइंग सम चेंज इन द कंपनी, इन्वेस्टर को बताओ। ठीक है ना? सो इंफॉर्मेशन करेक्टली प्रोवाइड करो, सो दैट बोलते ना प्रोस्पेक्टिव। तुम आज, जियो ने क्या किया, रिलायंस वालों ने स्टार्टिंग में मार्केट से कर्जा लिया 2 लाख करोड़, ठीक है? उसके बाद 2-2.5 लाख करोड़, 2.25 लाख का करोड़ तो रिलायंस के बुक्स में था। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अभी वक्त आ गया है कि कर्जा जीरो कर देने का। तो इन्होंने जियो सबके शेयर्स देना शुरू कर, शेयर्स जैसे फेसबुक को 4-5% ले, गूगल को 4-5% दे शेयर्स का, उसके उन्होंने 5-5, 10-10 हजार के करोड़ चेक लिए ऐसे। तो जियो 2 साल का सक्सेस स्टोरी हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, फेसबुक, गूगल, बहुत सारे अच्छे अमेरिकन ग्रुप, सऊदी अरेबियन ग्रुप, ठीक है ना, बहुत पैसा उन लोगों ने लगाया। तो बोलने का तात्पर्य है कि अ, तुम आज धंधा ठीक से करते हो ना, इंफॉर्मेशन बराबर प्रोवाइड करते हो, तो भविष्य में तुमको अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, यदि उन लोगों ने, अब जैसे दवाइयां बनाती है, अमेरिका में कुछ गड़बड़ी हुआ, क्योंकि अमेरिका बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम्हारे दवाई में जरा सा कुछ प्रॉब्लम आया, वो लोग बैन बैन मतलब रोक देते हैं, और इन्वेस्टिगेशन पूरा करने को 2-3 साल लगता है। ये सब इंफॉर्मेशन तुमको देना पड़ेगा ना। दिनदोरी की एक कंपनी है, ऐसे ही हुआ, अमेरिका ने कुछ तो प्रॉब्लम आया, रोक दिया, 2-3 साल से चल रहा था, आसानी से आने नहीं देते वापस वो लोग। अब वो कंपनी बिकना, बेचना चाहती थी, उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि अमेरिकन वालों ने उनके दवाई में कुछ तो प्रॉब्लम देखा है। तो तुमको इन्फॉर्मेशन पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और लास्ट का, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का हालत है, सॉल्वेंस, टिकने की हालत अभी
अभी रिलायंस कैपिटल पर प्रॉब्लम आ रहा है, उनके सारे ग्रुप है ना, उनकी हालत खराब है। तो एक तो फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी मतलब इतना पैसा रखो कि तुम डूबो नहीं। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया, सारे कर्जे अपने चुकता कर दिए। अब तुम्हारा जब तुम्हारे सर पे कर्जा है ना, तो तुमको लौटाने का प्रेशर रहेगा। सॉल्वेंसी मतलब जब तुम्हारा संपत्ति ज्यादा लायबिलिटी कम। रिलायंस का संपत्ति ज्यादा था बट लायबिलिटीज भी बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, इस साल सबको शेयर्स दिया, वो पैसे से लोन जीरो कर दिया। सो उनका बैलेंस शीट क्लीन हो गया, अभी कोई लोन नहीं। तो तुम्हारा अभी गुडविल इतना है ना कि वो लोग जहां से जितना चाहे, अब लोन तो जीरो है, शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो करीबन 11-12 लाख करोड़ है, ठीक है ना, और साल का टर्नओवर 6 लाख करोड़ है। वो लोग का धंधा इतना स्ट्रांग चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी, लोन जीरो है, गुडविल बढ़िया है, प्रेस्टीज तो बना ही लिया उन्होंने, सॉल्वेंट तो पूरे तरीके से है। तो ऐसे केस में उनको आराम से पैसा मिलेगा। सो उनका रिसर्च, इनोवेशन, एक्सपांशन प्रोग्राम सब बढ़िया चल रहा है। सो सिंपल सी भाषा में, इन्वेस्टर को तुमको ये सारे पॉइंट्स है, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो। बाकी पॉइंट्स में इन्वेस्टर, आजकल के जो इन्वेस्टर है जो करोड़ों में खेलते हैं, वो लोग इसमें ज्यादा ध्यान देंगे भी नहीं। तुम उनको बिकॉज अल्टीमेटली दे आर इंटरेस्टेड इन द रिटर्न्स। बाकी गुड गवर्नेंस, ठीक से धंधा चलाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से रखो, ये तुम्हारी जवाबदारी बनती है, मेन उनके, क्योंकि तुम्हारी जवाबदारी शेयर होल्डर बहुत सारे लोगों के प्रति है, इन्वेस्टर के मेन प्रति है तुम्हारा रिटर्न, आरओआई जिसको बोलते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir.